हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 से। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है बायो सेवर्ट का नियम। पिछला आपने टॉपिक पढ़ा हुआ था, पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, उसी के आगे का एक आज का टॉपिक बायो सेवर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहता है। ये बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। चलिए आइए वीडियो को शुरू करें, और उससे पहले आप अपने इष्ट मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके पास भी एक बढ़िया सी जानकारी, एक अच्छे से टॉपिक की जानकारी पहुंच सके। चलिए और आज का वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक रहने वाला है बायो सेवर्ट का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियम में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में यहां से निकलता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहां से निकल करते आता। ठीक है, बायो सेवर्ट को आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम साइड में बना हुआ। एक चालक तार लेते हैं, जो एबी चालक तार नाम डाल दिया इसका, एबी चालक तार होता है। इसमें आपकी धारा बह रही होती है, आई धारा बह रही होती है। ठीक है, आई धारा बह रही होती है, और इसका एक अल्प बिंदु लेते हैं, अल्प खंड लेते हैं, छोटा सा खंड लेते हैं डीएल, जिसको मान लेते हैं। इसके इस डीएल के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ डालते हैं, इससे थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु है, आर दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं, क्या जो धारा की दिशा में ये थीटा कोण बनाएगा, और इससे आर दूरी पर कोई जो है बिंदु पी होगा, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, क्या करना, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए आप इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, इसमें क्या सिंपल सी लैंग्वेज पहले तो लिखेंगे। क्या, माना कोई चालक तार ए बी है जिसमें धारा आई बह रही है। इस चालक तार के अल्पखंड डीएल के मध्य बिंदु से धारा की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप ऐसी ही बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए मेरे साथ में एक बार। माना कोई चालक तार ए बी है, जिसमें धारा आई बह रही है, धारा आई बह रही है। तार के अल्पखंड डीएल के मध्य बिंदु, देखेंगे अल्पखंड ये यहां से लेके यहां तक जो डीएल माना है, इसका मध्य बिंदु के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर धारा की दिशा में थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई चालक तार आपका जो है, इसके मध्य बिंदु अल्पखंड के मध्य बिंदु मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए अब आगे इसमें क्या करना, ये तो इसकी लैंग्वेज होगी, आपके डायग्राम की लैंग्वेज आपकी होगी। ठीक है, आगे आपको इसमें ये लिखना है, क्या बिंदु P पर उत्पन्न, क्या ये लिखेंगे डेल्टा एल के कारण, या डेल एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो लिख लेंगे इसमें क्या, डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। ये लाइन आपको बस ध्यान रखनी है। ये जब लिखते हैं डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न होने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। बाद बाकी ये जो थ्योरी लिखी हुई है वो मैंने डायग्राम के हिसाब से लिखी हुई है। आपका डायग्राम में जो दिख रहा है वही आपको लिखना है, ठीक है, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है। डायग्राम आपको पता होना चाहिए बायो सेवर्ट का डायग्राम कैसा होता है, उसमें क्या क्या बिंदु लिए जाते हैं। बस आपकी लैंग्वेज ये बहुत ही सरल हो जाएगी, ठीक है। ये निम्न बातों पर निर्भर करती है। एक स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए उन तथ्यों के बारे में जानते हैं जिस पर ये निर्भर करती है, ठीक है। तो इसमें आप पहला पॉइंट बनाएंगे क्या, ये धारा, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा सीधा सीधा लिखें यहां पे, क्या ऐसे लिख लो, डेल बी समानुपाती होती है जो उसमें धारा बह रही होती उसकी, मतलब इसमें धारा जो बह रही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके समानुपाती होती है, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, क्या दूसरा ये हो जाएगा, ये धारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसमें जो आपकी ये जो दूरी है, ठीक है, ये आपकी जो दूरी है उसकी कैसी होती है, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो दूरी होती है उसकी कैसी होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आर स्क्वायर का अपॉन में करके इसको दूसरा लिख देंगे, ठीक है। तीसरा लिख लेंगे, समीकरण नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है जो अल्पखंड आपका डीएल है उसके भी समानुपाती होती है, ठीक है। इसको डाल लेंगे, समीकरण नंबर तीसरा डाल लेंगे। अगला देखेंगे इसमें चौथा क्या है, डेल बी, ये क्या है, ये बना हुआ जो कोण है, वो जो बना हुआ कोण है उसके भी समानुपाती होती है। तो ये चौथा समीकरण आपका हो जाएगा, ठीक है। कोण के समानुपाती होती है और जो आपका धारा होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो अल्पखंड है उसके व्युत्क्रमानुपाती, और बने वाले कोण जो होगा, कोण बना के जाता है तो उसको साइन कोण मारते हैं, ठीक है, जया उसकी साइन लेते हैं तो उसके भी समानुपाती होती है। अब इन समीकरणों को अगर हल करें तो क्या हो जाएगा, समीकरणों को हल करने पर, समीकरणों को हल करने पर क्या होगा, क्या सारी चीजें डेल वी के समानुपाती हैं, जो आपको इनटू में दिख रही हैं आप लिख दें उसे इनटू में, आई डीएल और साइन थीटा ये सारे कैसे हैं, समानुपाती, लेकिन वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये कर लीजिए। अब क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो समानुपाती की जगह एक समानुपाती नियतांक आता है, ठीक है, समानुपाती नियतांक आता है, उसको देखेंगे आगे। एक समानुपाती नियतांक जो आता है उसको लाएंगे यहाँ पे। देखिए इसमें जो समानुपाती नियतांक आएगा वो आपका रहेगा μ0/4 μ0/4, ठीक। तो आप यहां से लिख लीजिए क्या, डी वी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे इज इक्वल टू μ0/4 और इनटू में मान ये आपका जो था वो सारा का सारा लिख लेंगे यहीं पे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहां लिख लेंगे μ0/4 इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है। और μ0 को बोलते हैं, μ0 बराबर लिख लेना चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता लिख लीजिए, निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 को क्या लिखते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता होती है आपकी μ0, ठीक है। और इस पूरे का मान होता है μ0/4 का, इसका लिख लो इज इक्वल टू, यही लिख दे रहे, इसका मान है ये 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है, तो वो भी लिख लें आप, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, वो भी लिख लें आप, ठीक है। अब इसमें देखो हमने बता दिया क्या, ये निर्वात की चुंबकशीलता, हाँ निर्वात या वायु की मिल सकती है, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां से आपका ये निकल करके आ जाएगा
ये बायो-सेवर्ट का नियम था। बस इसका एक छोटा सा टॉपिक और आगे बनता है, जिसका बोलते हैं सदिश निरूपण। इसको क्या बोलते हैं? सदिश निरूपण। ठीक है, सदिश निरूपण में क्या होता है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें कुछ नहीं है, इसके सदिशों के रूप में लिखना होता है और कुछ नहीं। तो आप यहां लिख लें सदिश निरूपण। इस सूत्र का जो आपका निकला सदिश निरूपण, कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला लिखना है ऐसा ही, म्यू 0.4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर का आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है और आर का ही यहां पे मल्टीप्लाई करना। बस ये सदिश रूप में परिवर्तित हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई। इनको लिख देंगे वेक्टर के रूप में। इनको किस में लिख देंगे? जब वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होंगे कि आपके ये साइन यहां से खत्म हो जाएगा, आई को बाहर निकालेंगे तो डेल वेक्टर इंटू में आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे। ठीक है, बस यही इसका क्या होता है? सदिश निरूपण होता है। कर लीजिए, ये क्या होता है? सदिश निरूपण होता है। इसको सही से लिखे जरा, डेल एल वेक्टर और आर वेक्टर। ठीक, कर लीजिए, हो गया आपका। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर छोटा सा टॉपिक आपको और कराते हैं। इसमें क्या, इसके थोड़े से मात्रक जो हैं वो लिख लेंगे और इसकी बात करेंगे। जो म्यू 0 आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, थोड़ी सी बात इसकी है, इसके मात्रक और विमा की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो थी, इसके मात्रक लिख लेते हैं। इसके मात्रक क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख लें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक। ठीक है, एक से ज्यादा है ना, इसलिए के मात्रक लिखें। पहला तो आप यही लिखें, क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, एक ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और करके लिख लेंगे यहाँ पे क्या? वेबर प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। और लिख लेंगे एक होता है टेस्ला, तो यहाँ अथवा में करके लिख लो टेस्ला। ठीक है, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, 10⁴ गॉस, और एक गॉस बराबर हो जाएगा 10⁻⁻4 गॉस, सॉरी -4 टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपके इसके मात्रक हो जाएंगे। सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है उसमें से। ठीक है, तो आप इसके सारे मात्रक लिख लीजिए। ठीक है, अगर हाँ विमा की बात करें तो आप इसकी यहां से विमा भी निकाल सकते हैं। देखिए विमा लिख लीजिए, कैसे निकालेंगे? विमा क्या हो जाएगा? इससे देख लीजिए, यहां से इससे निकालते हैं विमा इसकी। बल, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल की विमा अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं, F बराबर m है। ठीक है, m आपका क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, a का मतलब त्वरण होता तो उसकी होती Lt-2, यही बल की विमा होती है। ठीक है, बल की लिख लीजिए विमा, और अपॉन में एम्पियर की a ही रहेगी, मीटर की l रहेगी, तो ये आ जाएगी। इसको जब आप सही से लिखेंगे, तो एम्पियर भी ऊपर जाएगा, एल भी ऊपर जाएगा, तो देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी विमा निकल करके आएगी Mt-2 और A इनवर्स, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा, और ये सारे मात्रक इसके इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, आप इस सारे मात्रकों को भी नोट कर लेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे आपके जो अभी मैंने बोला था निर्वात की चुंबकशीलता पर, इसके मात्रक और विमा की बात करेंगे। ठीक है, साइड पे लिख लेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता आपको बोल सकता है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसकी बात करेंगे, देखिए इसका मात्रक जो है
वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आप लिख लें न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, अब इसकी विमा अगर आप लिखेंगे, इसकी विमा अगर आप लिखेंगे तो अभी जैसे लिखा है, बल की विमा आपकी ये लिखी हुई है, तो आप इसे लिख सकते हैं mL-t-2, ये आपकी विमा हो जाएगी, अपॉन में a, ये भी कैसा रहेगा 2 रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा क्योंकि स्क्वायर है आपका। ठीक है, तो इसकी विमा जब आप सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा mL-t-2 और a-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे बड़े पोस्टर, विमा हमेशा ध्यान रखें बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, मात्रक और विमा, आपके सारे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और इसकी विमा, और इधर हमने निर्वात की चुंबकशीलता जो थी उसके और मात्रक की विमा पर बात कर ली। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप एक बार ले लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाए ताकि, चलिए हो गया होगा। आइए देखिए, आज का टॉपिक आपका फिलहाल इतना ही है, यही कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायो-सैवर्ट का नियम, और इसके सूत्र की जो व्युत्पत्ति होती है किन तथ्यों पर निर्भर करता है, वो सारे पॉइंट जो हमने आपको 4 पॉइंट बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। थ्योरी के लिए मैंने कहा आपको डायग्राम आना चाहिए, कैसा बनता है डायग्राम याद रखना है आपको, बस थ्योरी सारी की सारी आप डायग्राम से लिख देंगे बहुत आसानी तरीका से। जरूरी नहीं आपके सारे के सारे शब्द मिलने चाहिए, थोड़े बहुत इधर उधर भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने जो डायग्राम में किया होगा वो ही लिखना होता है थ्योरी में। तो रटना नहीं पड़ता है, ऐसे थोड़ा सीखना पड़ता है, बस आप उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को देखिए, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, और हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।